हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आज क्या पढ़ने चलना है? तो आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, टॉपिक डिस्कस करने चल रहा है इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस को डिस्कस करने से पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। ये बताओ, इंटरफेरेंस एक वेव फिनोमेना है या पार्टिकल फिनोमेना? ठीक। तो मैंने क्वेश्चन क्या पूछा? मैंने आपसे क्वेश्चन ये पूछा कि इंटरफेरेंस इज ए वेव फिनोमेना और ए पार्टिकल फिनोमेना। बात समझ में आई कि मतलब सिंपल सा है, दूसरी लैंग्वेज में आप इसे कैसे कह सकते हो कि इंटरफेरेंस एक वेव की प्रॉपर्टी होती है या पार्टिकल की। ठीक है। तो इस चीज को समझने के लिए हम लोगों को या एक प्रिंसिपल पढ़ना पड़ेगा, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। या ये कह लो, इस क्वेश्चन का आंसर हमें जो प्रोवाइड करेगा वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है बेटा। अब ये होता क्या है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इसे समझते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है क्या। ठीक है। प्रिंसिपल, ये क्वेश्चन है जहां से हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ है। ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ध्यान से देखना कि ये होता क्या है। ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को समझने से के लिए मैं एक एग्जांपल आपके सामने रखता हूं। मान लेते हैं कि हमारे पास दो बॉलिंग मशीन है। बॉलिंग मशीन मतलब जो बॉल फेंक रही है, थ्रो कर रही है। समझना उसे डायग्राम से। ये हो गई आपके पास मशीन वन और ये हो गई आपके पास मशीन टू। ये बॉल फेंक रही है, ये भी बॉल फेंक रही है। ठीक है। बॉलिंग मशीन है ये दोनों बॉलिंग मशीन्स। मान लेते हैं कि इनके सामने दो पर्सन्स खड़े। क्लियर है? पर्सन ए और दूसरा यहां पर खड़ा है पर्सन बी। ठीक। मशीन वन जो है वो बॉल थ्रो कर रही है, फेंक रही है पर्सन बी के पास। यहां पर वो बॉल फेंक रही है। क्लियर है? और मशीन टू जो है वो फेंक रही है पर्सन ए के पास। मैं इस चीज को लिख दे रहा हूं, यहां पर ध्यान देना। मशीन वन थ्रोस द बॉल टूवर्ड्स पर्सन बी। क्लियर? मशीन टू थ्रोस द बॉल टूवर्ड्स पर्सन ए। क्लियर? ये पॉइंट पर ध्यान देना, यहां पर इंटरसेक्शन हो रहा है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। अब मैं आपके सामने एक कंडीशन रखता हूं, वो कंडीशन क्या है समझिएगा। इफ बोथ बॉलिंग मशीन्स, जो दोनों मशीन्स हैं, ठीक है, वो दोनों मशीन सेम स्पीड पर बॉल को फेंके और सेम टाइम पर फेंके। ध्यान देना, इफ बोथ बॉलिंग मशीन थ्रोज द बॉल विद सेम स्पीड एट सेम टाइम। बात समझ में आई? अगर ये दोनों बॉलिंग मशीन्स सेम स्पीड की बॉल को थ्रो कर रही हैं सेम टाइम पर, तब क्या होगा? देन व्हाट हैपेंस एट द क्रॉसिंग पॉइंट। जो क्रॉसिंग पॉइंट है वहां पर क्या होने वाला है, इसे समझो। ये है तुम्हारा क्रॉसिंग पॉइंट। ये जो पॉइंट आप देख रहे हो यही है क्रॉसिंग पॉइंट। क्लियर है? देखो बेटा, होगा क्या कि अगर मशीन वन ने v वेलोसिटी से या v स्पीड से बॉल को फेंका पर्सन बी की तरफ, और मशीन टू ने v सेम स्पीड से पर्सन ए की तरफ फेंका, तो ये जो दोनों बॉल्स है ना, ये ऐसे ही आकर के यहां टकरा करके भागेंगे। इस पॉइंट पर टक्कर होगी और दोनों टक्कर के बाद अलग अलग डायरेक्शंस में निकल जाएंगी। ये जरूरी नहीं होगा
कि पर्सन ए और पर्सन बी बॉल को कलेक्ट कर पाए। बात समझ में आ गई? इसका मतलब क्रॉसिंग पॉइंट पर दोनों बॉल्स टकराएंगी और एक जगह से हट जाएंगी। तो एट क्रॉसिंग पॉइंट बोथ बॉल्स कोलाइड विद ईच अदर। यहां पर टक्कर हुई एक दूसरे के साथ, और टक्कर की वजह से ये दोनों इधर उधर डिस्पर्स हो जाएंगी, स्कैटर हो जाएंगी, हट जाएंगी। बात समझ गए? कॉन्सेप्ट समझ में आया? मैंने क्या केस रखा कि आपके पास ये दोनों बॉलिंग मशीन्स थी, ठीक है? वो बॉलिंग मशीन्स क्या कर रही थी? बॉल को हिट कर रही थी या थ्रो कर रही थी। मशीन 1 हिट कर रही थी पर्सन बी की तरफ, मशीन 2 जो है वो हिट कर रही थी पर्सन ए की तरफ। अगर दोनों बॉल्स की स्पीड सेम है और दोनों बॉल सेम टाइम पर रिलीज हुई हैं, तो जाहिर सी बात है इस पॉइंट पर क्या होगा? बॉल की कोलिजन होगी और बॉल स्कैटर कर जाएगी। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? अब एक काम करो, इन दोनों मशीन बॉल्स को रिप्लेस करो लाउड स्पीकर से। किससे रिप्लेस करना है? लाउड स्पीकर से। तो मैं इसका आंसर देता हूं, इफ बोथ बॉलिंग मशीन थ्रोज द बॉल विद सेम स्पीड एट सेम टाइम देन व्हाट हैपेंस एट द क्रॉसिंग पॉइंट। तो इसका आंसर ये होगा कि एट क्रॉसिंग पॉइंट बोथ बॉल्स कोलाइड एंड स्कैटर्स अवे। ये दोनों कोलाइड करेंगे और स्कैटर कर देंगे। क्लियर? चलो अब कंडीशन देखो दूसरी। ये तुम्हारी कंडीशन फर्स्ट थी, ध्यान देना। और हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को रटना नहीं है बेटा, उसे समझना है। इसलिए मैं आपको ये एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत प्यार से समझा रहा हूं कि आप कभी भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को अप्लाई कर पाओ। उसे रट करके डेफिनेशन दे दो, बता दो किसी भी को, ऐसा समझ पॉसिबल नहीं, ऐसा बढ़िया नहीं लगता। तो अब देखो क्या है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। कंडीशन 1 हो गई, कंडीशन 2 क्या है? कंडीशन 2 आपके सामने मैं दूसरी कंडीशन रख रहा हूं, क्या है? रिप्लेस करो बॉलिंग मशीन को, रिप्लेस बॉलिंग मशीन विद लाउड स्पीकर्स। बात समझ में आ गई? अब आपने बॉलिंग मशीन को रिप्लेस कर दिया लाउड स्पीकर से। ये बना बेटा लाउड स्पीकर 1, ये बना आपका लाउड स्पीकर 2। ठीक है? साउंड वेव क्रिएट करेगा। यहां ध्यान देना, ये साउंड वेव है। यहां पर पर्सन 1 खड़ा है, यहां पर पर्सन 2 खड़ा है, मतलब इससे जो हमने बात की थी पर्सन ए, और ये हो गया आपका पर्सन। क्लियर? लाउड स्पीकर हैं ये दोनों, क्या है? लाउड स्पीकर हैं। क्लियर? लाउड स्पीकर क्या करेंगे? साउंड वेव प्रोड्यूस करेंगे। यहां से साउंड वेव ऐसे चलेगी। मैं सिर्फ एक नोटेशन दिखा रहा हूं कि हमारी लाउड स्पीकर से साउंड वेव चल रही है। क्लियर है? ये है हमारी साउंड वेव्स। ठीक है? अब देखो, मान लो कि जो दोनों लाउड स्पीकर तुमने रखे थे दोनों सेम फ्रीक्वेंसी के थे। अब फ्रीक्वेंसी भी नहीं समझ में आ रही है, कोई बात नहीं। ऐसे समझो जैसे आपने बॉलिंग मशीन को रिप्लेस किया लाउड स्पीकर से, और बॉल्स रिप्लेस हो गई किससे? वेव से। मैं अभी भी वही कंडीशन रख रहा हूं कि इसकी स्पीड, इस वेव की स्पीड कितनी है? v, और इसकी भी कितनी है? v। हमने दोनों लाउड स्पीकर को सेम टाइम पर स्विच ऑन किया। क्लियर है? जैसे ही ये साउंड वेव भेजेगा, प्रोपागेट करेंगी वेव इस पर्टिकुलर एयर मीडियम में, एयर होगी, ये वाली वेव भी आगे बढ़ेगी। तो देखो क्या होगा, एट द पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग, इस पॉइंट को समझो, यहां पे होने क्या वाला है? इस पॉइंट पर, जहां पर ये क्रॉसिंग पॉइंट है, ये है तुम्हारा क्रॉसिंग पॉइंट, जैसे कि यहां पर था। ठीक है? यहां पर बॉल्स के लिए हमने देखा था, यहां पर हम वेव्स के लिए देख रहे हैं। तो क्रॉसिंग पॉइंट पर क्या होगा?
इसका आंसर ही हमें कौन देता है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। बात समझ में आई? देखो और सिंपल समझो कि बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमें ये बता रहा है या बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर किसी भी मीडियम में दो या दो से अधिक वेव्स एग्जिस्ट कर रही हैं तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर नेट डिस्प्लेसमेंट हमारा इक्वल होगा सभी वेव्स के द्वारा डेवलप किए गए डिस्प्लेसमेंट के सम के। सम का मतलब ऐड। इसे स्टेटमेंट को मुझे लिखने दो, तब ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर होगी और तब आप ये समझ जाओगे जो मैंने क्वेश्चन लिखा है कि इंटरफेरेंस एक वेव फिनोमेना है या पार्टिकल फिनोमेना। क्लियर है? चलो देखो क्या होगा। आई थिंक इतनी बात तुम लोगों को क्लियर हो गई है। ये वाला केस तो तुम्हें समझ में आ गया कि जब बॉलिंग मशीन हमारी बॉल्स को हिट करेगी तो दोनों बॉल्स क्रॉसिंग पॉइंट पर टकराएंगी और टकरा करके स्कैटर कर जाएंगी। ठीक है बेटा, इस बात को ध्यान रखना, इस रिजल्ट को ध्यान रखना, क्योंकि मैं एक इससे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाऊंगा। देखो क्या कह रहा है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, क्या बोल रहा है कि व्हेन टू और मोर वेव्स आर प्रेजेंट इन ए मीडियम, किसी भी मीडियम में जब दो या दो से अधिक वेव प्रेजेंट होती है देन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पॉइंट इन ए मीडियम इज ठीक इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स प्रोड्यूस्ड बाय इंडिविजुअल वेव्स, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। यही है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या बोल रहा है कि अगर दो या दो से अधिक वेव कहीं पर प्रेजेंट है किसी भी मीडियम में, तो किसी भी पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इक्वल होगा वेक्टर सम के डिस्प्लेसमेंट्स प्रोड्यूस बाय इंडिविजुअल वेव्स। मतलब समझो इस डायग्राम से, देखो इस पॉइंट पर जो डिस्प्लेसमेंट निकल के आएगा वो बराबर होगा किसके? अभी मैं इसको हटा रहा हूं बेटा, देखो ये वाली वेव जब यहां पहुंचेगी तो वो कुछ तो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेगी। मान लो उसने जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस किया वो कितना किया? d1 किया। क्लियर? अब मैं इसको हटा दूं, सिर्फ ये वाली वेव आए, इस वाली वेव ने जो डिस्टरबेंस प्रोड्यूस की वो कितनी की? d2 की। ठीक, तो अब इधर से d1 आई, इधर से d2 आई, तो अब अगर दोनों हमारे साउंड सोर्सेस प्रेजेंट हो गए या दोनों साउंड वेव प्रेजेंट हो गई तो इस पॉइंट का जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा दैट इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ ऑल डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस बाय इंडिविजुअल वेव। यही है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो क्या बोल रहा है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो एडिशन है इंडिविजुअल वेव्स के डिस्प्लेसमेंट का, या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं समेशन डी। ठीक है, ध्यान देना, दिस इज द सुपरपोजिशन। अब दोनों डायग्राम को याद करो, समझने की कोशिश करो, जो प्रीवियस डायग्राम बना था और ये वाला। मैं प्रीवियस डायग्राम फिर से बना दे रहा हूं, सिंपल सा डायग्राम था यार ताकि तुम्हें समझ में आए। मशीन थी M1 M2,
ये बॉल हमारे पर्सन थे, पर्सन 1 और 2, यहां से बॉल चली, यहां से बॉल चली, जब बॉल इस पॉइंट पर पहुंचेगी क्रॉसिंग पॉइंट पर, तो क्या होगा, टकरा करके लौट स्कैटर कर जाएगी। यहां पर बॉल क्या कर रही है, कोलाइड एंड स्कैटर्स अवे, क्लियर। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हुआ, यहां पर भाग गए, दोनों दूर निकल गए, लेकिन इस केस में क्या हुआ, इस केस में दोनों का सुपरपोजिशन हुआ, दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ, दोनों वेव रिकम्बाइन कर गए, उनके रिकॉम्बिनेशन से कुछ नया पैटर्न ऑब्जर्व हुआ। बात समझ में आ गई। और यही पैटर्न जो ऑब्जर्व हो रहा है यहां पर, किसकी वजह से ऑब्जर्व हो रहा है, सुपरपोजिशन ऑफ वेव की वजह से हो रहा है। इसी पर्टिकुलर फिनोमेना को हम लोग इंटरफेरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस। तो अब आप मुझे अपने आप आंसर दो कि इंटरफेरेंस एक वेव फिनोमेना होती है या पार्टिकल फिनोमेना। तो आप सिंपल से समझ चुके हो कि बेटा इंटरफेरेंस एक कैसी फिनोमेना है, वेव फिनोमेना है, ना कि पार्टिकल फिनोमेना। इतना डाउट क्लियर हुआ, क्वेश्चन समझ में आया। तो यहां से हमेशा याद रखिएगा, जब भी कभी आप किसी पर्टिकुलर एंटिटी का वेव कैरेक्टरिस्टिक देखना चाहते हैं, तो उस पर्टिकुलर वेव कैरेक्टरिस्टिक को जानने के लिए आपको ये चेक करना पड़ेगा कि वो इंटरफेरेंस को शो कर रही है या नहीं। दैट्स इट। तो आई थिंक इस एग्जांपल से तुम ये समझ चुके होगे कि इंटरफेरेंस क्या होता है और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है। तो बेटा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बेसिक से इतना है कि अगर इस पर्टिकुलर वेव ने D1 डिस्प्लेसमेंट दिखाया, इस वाले वेव ने D2 डिस्प्लेसमेंट दिखाया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट यहां पर क्या होगा, दोनों का वेक्टर सम होगा। समझ गए। आइए अब आगे चलते हैं इंटरफेरेंस की तरफ कि व्हाट इज इंटरफेरेंस। तो मैंने अभी आपके लिए यहां पर 2 पॉइंट बहुत अच्छे से क्रिएट किए। पहला कि इंटरफेरेंस एक कैसी फिनोमेना है, इंटरफेरेंस एक वेव फिनोमेना है, इट इज ए वेव फिनोमेना। पहली बात तुम्हें ये चीज क्लियर हो चुकी, क्लियर। अब दूसरी बात देखो, इस एग्जांपल से समझो, जो भी मैंने तुम्हारे लिए एग्जांपल बनाया था कि इंटरफेरेंस है क्या। मैंने बोला कि यहां से वेव 1 आई, इधर से वेव 2 आई, इसने मीडियम को कुछ डिस्टर्ब किया, इसने कुछ और डिस्टर्ब किया, तो नेट जो पैटर्न हमें ऑब्जर्व हुआ उसी को हमने क्या बोला, इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस बेटा क्या है, पैटर्न है जो कि हमें मिल रहा है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स की वजह से। तो मैं यहां पर डेफिनेशन लिख रहा हूं कि इट इज ए पैटर्न obtained by the superposition of waves। वेव के सुपरपोजिशंस से बनने वाले पैटर्न को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस बोलते हैं। समझ गए। अब आओ कुछ और अच्छे से बात करते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में, ठीक है, कि इंटरफेरेंस की एनालिटिकल ट्रीटमेंट करते हैं। एनालिटिकल का मतलब उसकी एनालिसिस करते हैं, मैथमेटिकली हम लोग फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि क्या है ये। लेकिन उसको समझने से पहले आपको कुछ टर्म्स सीखने पड़ेंगे, टर्मिनोलॉजीज जाननी पड़ेगी। बहुत छोटी सी टर्मिनोलॉजी है बेटा, उसे समझ लो, ताकि आगे जब मैं तुम्हें टॉपिक पढ़ाऊं, जैसे हमारे पास बीट्स आएगा, आगे का टॉपिक है बीट, एक टॉपिक है बहुत अच्छा टॉपिक है, वो क्या है, वो भी इंटरफेरेंस। क्लियर। फिर हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे स्टैंडिंग वेव्स, ये भी यहाँ पर इंटरफेरेंस के बारे में बात करती है कि यहाँ पर वेव्स इंटरफेयर कर रही हैं, उनसे बनने वाला पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है। तो ये हो कैसे रहा है हमें यही समझना है, तो मैं उसी चीज को क्लियर करने जा रहा हूं, ध्यान से समझना। मान लो कि आपके पास 2 वेव्स, ठीक है, इसे डायग्रामेटिकली समझो पहले, तब तुम्हें ये चीज समझ में आएगी। हमारे पास एक वेव ये हो गई और दूसरी वेव ये हो गई। क्लियर है। वेव की इक्वेशन लिखना सबको पता है, y1 इज इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा t,
ठीक, हमने बोला कि हमारी जो वेव है वो राइट साइड में ट्रेवल कर रही है। फिर से यहाँ पर देखो y2 बराबर a2 साइन k1 k2 x माइनस ओमेगा टी, मैंने फ्रीक्वेंसी सेम रखी है। ठीक अब आप कहोगे सर फ्रीक्वेंसी भी डिफर कर दिए, लो भैया हम कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लो ओमेगा 1 और ओमेगा 2। अब समझो इस बात को, किसी भी वेव की कैरेक्टरिस्टिक हम कैसे डिफाइन करते हैं? वेव की कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन होती है बेटा एम्पलीट्यूड और उसकी फ्रीक्वेंसी की वजह से। ठीक, और आप ये भी कह सकते हो कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन या फेज क्या है, ये भी चीजें आप बता सकते हैं। क्लियर है? तो बेसिकली वेव जो है वो कैरेक्टराइज हो रही है, कैन कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। ध्यान देना, मैं जो पढ़ा रहा हूं उसे समझो, क्योंकि आगे मैं सिर्फ डायरेक्शन चेंज करूंगा नया पैटर्न ऑब्जर्व होने लगेगा। होगा यही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ही होगा, बट मूवमेंट ऑफ द वेव यानी डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव के अकॉर्डिंग हमारे कई कई पैटर्न्स मिलने लगेंगे। अगर हम एम्पलीट्यूड को फिक्स कर दें, फ्रीक्वेंसी चेंज कर दें, ठीक, फिर सुपरपोजिशन कराएं तो हमें एक नया पैटर्न मिलेगा। अगर हम फ्रीक्वेंसी सेम कर दें, एम्पलीट्यूड को डिफर कर दें और डायरेक्शन को सेम रहने दें, फिर हमें एक नया पैटर्न मिलेगा सुपरपोजिशन कराने से। तो यही चीज मैं तुम्हें क्लियर करना चाह रहा हूं कि हम कौन कौन सी कंडीशंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर बात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ बेसिकली अभी जो हम लोग बात करने चल रहे हैं उसे समझो कि इंटरफेरेंस क्या है और कितने टाइप का हो सकता है। क्लियर है? देखो, अगर इफ हमने क्या किया, सुपरपोजिशन कराया उन वेव्स का जिनका फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट थी, क्लियर, एंड एम्पलीट्यूड डिफरेंट था। एक बात हो गई, फ्रीक्वेंसी क्या है? कांस्टेंट, और एम्पलीट्यूड क्या है? डिफरेंट। अब इसी का दूसरा वर्जन देखो, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है और एम्पलीट्यूड जो हमारे पास है वो हमने क्या कर दिया? कांस्टेंट कर दिया। समझना इस बात को, अभी मैं ये मान के चल रहा हूं कि जो दोनों वेव सुपरपोजिशन करने वाली है उनका डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम। ठीक है, इफ सुपरपोजिशनिंग वेव्स हैव सेम डायरेक्शन ऑफ मोशन, क्लियर, एंड पहला केस, केस नंबर 1, दूसरा केस, केस नंबर 2, जो सुपरपोजिशनिंग वेव्स हैं उनकी डायरेक्शन सेम है, मोशन की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, लेकिन एम्पलीट्यूड क्या है? डिफरेंट है। वेव की इक्वेशन लिखें, अभी समझ जाओगे अपने आप मैंने क्या बोला है। y1 बराबर, देखो डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, एम्पलीट्यूड डिफरेंट। यहां से देख लो, एम्पलीट्यूड डिफरेंट हो गया, साइन के एक्स माइनस ओमेगा, ठीक, और y2 बराबर a2 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि दोनों के बीच में कुछ तो फेज डिफरेंस रहा होगा, इसलिए ये वो वेव्स हैं जिनका एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, डायरेक्शन ऑफ मोशन देखो सेम है और फ्रीक्वेंसी भी सेम। ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, फ्रीक्वेंसी डिफर कर दो, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट कर दो। y1 इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा 1t और y2 बराबर ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा 2। क्लियर? मोशन ऑफ डायरेक्शन सेम हो गई, डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम हो गई, फ्रीक्वेंसी डिफर कर गई और एम्पलीट्यूड क्या हो गया? कांस्टेंट।
अब इन दोनों का सुपरपोजिशन कराना। क्लियर है बेटा? जब ये वाला केस चल रहा होगा जहां पर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो और एम्पलीट्यूड डिफरेंट हो, ऐसे इंटरफेरेंस को या ऐसे सुपरपोजिशन से बनने वाले पैटर्न को, मैंने देखो दोनों बातें सेम बोली हैं, मैंने बोला इंटरफेरेंस या दूसरा बोला सुपरपोजिशन से बनने वाला पैटर्न। डेफिनेशन क्या इंटरफेरेंस की? इट इज ए पैटर्न ऑब्टेन्ड बाय द सुपरपोजिशन। ठीक, तो सुपरपोजिशन से बनने वाले पैटर्न को बोलते हैं स्पेटियल इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं बेटा? स्पेटियल इंटरफेरेंस बोलते हैं। क्लियर? स्पेटियल इंटरफेरेंस वो इंटरफेरेंस होता है जहां पर हमारे वेव्स की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो और एम्पलीट्यूड क्या हो? डिफरेंट। और जब फ्रीक्वेंसी डिफर कर जाए और एम्पलीट्यूड कांस्टेंट हो जाए तो ऐसे इंटरफेरेंस को कहा जाता है टेम्पोरल इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं बेटा? टेम्पोरल इंटरफेरेंस। टेम्पोरल यहां पर क्यों आया ये समझने वाली बात है। स्पेटियल क्या है ये समझने वाली बात है। ठीक है, देखो मैंने बेसिकली यहां पर तुम्हें क्यों ये डायग्राम बना करके दिखाया। ये डायग्राम ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि किसी भी वेव के पास क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है। किसी भी वेव के पास कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है उसका एम्पलीट्यूड, उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन, उसकी फ्रीक्वेंसी। अब K1 x डायरेक्शन ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए मैंने यहां पर बोला कि सेम डायरेक्शन ऑफ मोशन को हम लोग अभी मान करके चलते हैं। अभी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन हो जाती तब क्या होता? तुम पूछ सकते हो सर भैया तब अगर अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन आ जाती तो या तो वेव कैंसल आउट हो जाती या फिर वो स्टैंडिंग वेव का डेवलपमेंट कर लेती या स्टैंडिंग वेव फॉर्म हुई। बात समझ में आई? तो मैंने यहां पर तुम्हें क्या समझाया है, क्या समझाने की कोशिश की है कि इंटरफेरेंस के टाइप क्या बेसिकली, और ये टाइप कहीं से आ नहीं रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ वेव की कैरेक्टरिस्टिक की वजह से डेवलप हुआ कि कोई भी वेव देखो कैरेक्टराइज हो रही है इसकी वजह से, उसके एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी की वजह से। और तुम लिख सकते हो डायरेक्शन ऑफ मोशन, a wave can be characterized by its amplitude, frequency and direction of motion। तो हमने क्या किया? डायरेक्शन ऑफ मोशन को फिक्स करके रखा है। इफ सुपर पोजिशनिंग वेव्स हैव सेम डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक, तो मैं इतने पार्ट को वापस रिकॉल करा देता हूं, तुम्हें समझा देता हूं कि ये क्या होती है, ताकि तुम स्पेटियल इंटरफेरेंस और टेम्पोरल इंटरफेरेंस में कभी गलती ना करो कि क्या होने वाला है। ध्यान से समझो, अगर बेटा फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगी और एम्पलीट्यूड डिफरेंट होगा, देखो मैंने वेव यहाँ पर वेव फॉर्म भी बना दी ताकि तुम्हें समझने में आसानी हो। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, एम्पलीट्यूड डिफरेंट है और ऐसे वेव का सुपरपोजिशन कराओगे तो वो क्या कहलाएगा? स्पेटियल इंटरफेरेंस कहलाएगा। अगर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, ऐसे वेव का इंटरफेरेंस कराओगे तो वो क्या बोलेगा? टेम्पोरल इंटरफेरेंस। अब स्पेटियल और टेम्पोरल क्या है? स्पेटियल वर्ड आया है स्पेस से। किससे आया? स्पेस। स्पेस क्या बता रहा है? पोजीशन को डिफाइन कर रहा है। बात समझ में आई? तो टेम्पोरल, टेम्पोरल वर्ड आ रहा है टाइम से। तो यहां पर समझना कि जब हम टेम्पोरल इंटरफेरेंस की बात करेंगे इसका मतलब हम बोलेंगे इंटरफेरेंस इन टाइम। इसके लिए स्पेटियल वर्ड बोलेंगे तो इंटरफेरेंस इन स्पेस। इंटरफेरेंस इन टाइम को ही बोला जाता है बीट्स। ये टॉपिक हम लोग आगे पढ़ेंगे। आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने चल रहे हैं वो पढ़ने चल रहे हैं स्पेटियल इंटरफेरेंस, यानी कि इंटरफेरेंस इन स्पेस। बात समझ गए? तो आई थिंक अब तुम्हें इंटरफेरेंस का एक थीम समझ में आ रहा होगा कि इंटरफेरेंस क्या होती है। इंटरफेरेंस बेसिकली क्या है? एक वेव फिनोमेना है और कुछ नहीं है, वो सुपरपोजिशन ऑफ वेव से बनने वाले पैटर्न को हम लोग क्या बोल रहे हैं? इंटरफेरेंस बोल रहे हैं। कितने टाइप के हो गए? दो। जब हम स्पेस में इंटरफेरेंस देखेंगे तो स्पेटियल, टाइम में इंटरफेरेंस देखेंगे तो टेम्पोरल। दैट्स इट। अब कुछ महानुभाव से ये कह सकते हैं
कि भैया हम लोग तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पढ़े थे, तो हम तो कह ही रहे हैं कि हम आगे पढ़ेंगे। ये जो फाई देख रहे हो ना, ये फाई यहाँ पे भी लगा लो यार, क्या दिक्कत है, लो। अब इस फाई के अकॉर्डिंग हम लोग समझेंगे, जो फाई आएगा, फेज डिफरेंस आएगा, इस फेज डिफरेंस के अकॉर्डिंग हम समझेंगे कि हमारा इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव हुआ है या डिस्ट्रक्टिव हुआ है। लेकिन जब हम वेव की कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो हमारा इंटरफेरेंस है वो ना तो स्पेटियल हो सकता है तो टेम्पोरल। एक बार इसे देख लो, समझ लो, फिर हम आगे बढ़ते। ठीक, चलो अब शुरू करते हैं स्पेटियल इंटरफेरेंस की कहानी, क्योंकि टेम्पोरल इंटरफेरेंस आगे हम लोग पढ़ेंगे बीट्स में। जब हम लोग आगे स्टैंडिंग वेव पढ़ चुके होंगे तब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो आई थिंक तुम लोगों को प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का बेसिक मतलब समझ में आ गया होगा कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होता क्या है। मैं बेटा इसे तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता था, डायरेक्ट लिखा सकता था कि दो वेव्स हैं किसी मीडियम में, उनका एक की वजह से डिस्प्लेसमेंट d1 है, दूसरे की वजह से डिस्प्लेसमेंट d2 है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट उस पॉइंट पे d1 प्लस d2 होगा, ये मैं लिखा सकता था। बट मैंने ये चीज तुम्हें इसलिए समझाई उस एग्जाम्पल को लेकर के, बॉलिंग मशीन के एग्जाम्पल को लेकर के, ताकि तुम ये समझ पाओ कि इंटरफेरेंस जो प्रॉपर्टी है किसी भी वेव की वो क्यों हो रही है। तुमसे अभी कोई क्वेश्चन पूछ ले कि इंटरफेरेंस एक वेव फिनोमेना या पार्टिकल फिनोमेना, तो क्या बताओगे? अब बताओगे ना कि इंटरफेरेंस एक वेव फिनोमेना होती, पार्टिकल फिनोमेना नहीं होती। कैसे बता सकते हो? वो इसको एग्जाम्पल दो, ये समझाओ, ठीक है। अब एक रिमार्क मैं तुम्हारे लिए लिख रहा हूं इस पूरी चीजों को समझाने के बाद, ताकि तब तुम बहुत अच्छे से कंक्लूजन समझ लो। उसका कंक्लूजन क्या है इतने टॉपिक का? तो कंक्लूजन ये है बेटा कि जो वेव्स होती हैं वो स्पेस में एक पॉइंट पर को एग्जिस्ट कर सकती, लेकिन कोई भी दो पार्टिकल सेम पॉइंट पर सेम समय पर को एग्जिस्ट नहीं कर सकता। मैंने क्या बोल दिया? कुछ हैवी बात बोल दी? नहीं, हैवी बात नहीं बोली, इतनी देर से मैं जो समझा रहा हूं वही बोला। देख बेटा रिमार्क देख, क्या है लिख रहा हूं। टू वेव्स कैन को एग्जिस्ट इन स्पेस, क्लियर, एट ए पॉइंट, क्लियर, एक पॉइंट पर, एट ए टाइम, किसी समय पर, एक समय पर एक पॉइंट पर दो वेव्स को एग्जिस्ट कर सकती है स्पेस में, बट नो टू पार्टिकल्स कैन को एग्जिस्ट इन स्पेस एट ए पॉइंट एट ए टाइम। एक ही समय पर एक ही पॉइंट पर दो पार्टिकल कभी एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। यही सबसे बड़ा डिफरेंस है पार्टिकल और वेव। दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन पार्टिकल एंड वेव। परेशान ना हो, जब मैं आप लोगों को डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन पढ़ाऊंगा तब मैं तुम्हें वापस इस चीज को रीइन्वोक करवाऊंगा। रीइन्वोक का मतलब होता है आवाहन करवाऊंगा इस स्टेटमेंट का, कि वापस बुलाओ इस स्टेटमेंट को, और तब समझो कि इसका मतलब क्या है। बात समझे कि दो वेव्स एक पॉइंट पर एग्जिस्ट कर सकती हैं एक समय पर, लेकिन कभी भी दो पार्टिकल एक समय पर एग्जिस्ट नहीं कर सकता किसी सेम पॉइंट पर। समझ गए? क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? यही था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का कंक्लूडिंग रिमार्क, कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्यों आया, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो वो ये रीजन है। चलिए अब हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं बेटा स्पेटियल इंटरफेरेंस के बारे में। तो मैंने स्पेटियल इंटरफेरेंस तुम्हें समझा दिया कि क्या है। स्पेटियल इंटरफेरेंस बेसिकली कुछ और नहीं है, हम लोग यहाँ पर वेव का इंटरफेरेंस देखने जा रहे हैं, ऐसी दो वेव्स का इंटरफेरेंस जिनकी क्या सेम हो। देखो मैंने बताया था स्पेटियल इंटरफेरेंस के बारे में
कि फ्रीक्वेंसी हमारी क्या हो, कांस्टेंट हो, बट एम्पलीट्यूड क्या हो, डिफरेंट हो। ऐसी दो वेव्स का इंटरफेरेंस देखने चल रहे हैं। तो इंटरफेरेंस ऑफ टू और more waves whose frequency and direction of motion is same but have different amplitudes is termed as spatial interference। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेटियल इंटरफेरेंस। समझ गए? तो अब स्पेस में ही कहानी हो रही है, इसलिए ऐसा समझ लेना, क्योंकि स्पेस में ही भैया इंटरफेरेंस देखोगे, ऐसा नहीं है कि नहीं देखोगे। अब इसका एनालिटिकल ट्रीटमेंट देखो, ठीक है। लेट अस कंसीडर टू वेव्स। आपको दो वेव कंसीडर करनी है, हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी, सेम डायरेक्शन ऑफ मोशन, बट डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स with a phase difference 5 with each other, एक दूसरे के साथ। समझ गए? देखो क्या है हमारे पास, y1 बराबर फ्रीक्वेंसी सेम, डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम, एम्पलीट्यूड क्या करना है, डिफरेंट। तो y1 बराबर a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, हमने एक वेव ले लिया, और दूसरी वेव हमारे पास हो गई y2 बराबर a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5। देखो के एक्स माइनस ओमेगा टी है, के एक्स माइनस ओमेगा टी है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ मोशन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन हो गई, इनके बीच में फेज डिफरेंस भी आ गया 5, और दोनों का एम्पलीट्यूड हमने क्या कर दिया, डिफरेंट कर दिया। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाओ। यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या मिलेगा, नेट डिस्प्लेसमेंट मिलेगा y1 प्लस y2। सॉल्व करते हैं, a1 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस a2 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5। क्लियर? दिस इज y। अब यहां पर देखो, हमने के एक्स माइनस ओमेगा टी इतने टर्म को एक साथ रखा है, और फाई को हमने अलग रख लिया है। मान लेते हैं, यूज करो साइन सी प्लस डी की आइडेंटिटी यहाँ पर। अभी तुम्हें अपने आप चीजें समझ में आ जाएंगी कि क्या हो रहा है। साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस, देखो साइन सी प्लस डी, साइन सी कॉस डी प्लस कॉस सी साइन डी, यही होता है। तो लिख लो, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, ठीक है। साइन सी कॉस डी प्लस कॉस सी साइन डी। बात समझ में आ गई? अब देखो इन दोनों में साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी कॉमन है, कॉमन कर लो। a1 प्लस a2 कॉस फाइव साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस, इसे नोट करो, a2, ठीक है, साइन 5 कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। इतनी बात समझ में आई? अब इस पर्टिकुलर पॉइंट को लेट करो, a1 प्लस a2 कॉस 5 को a कॉस थीटा, आपने लेट कर लिया, और a2 साइन 5 को लेट कर लो a साइन थीटा। इसे हमने इक्वेशन 1 नाम दिया, इसे हमने इक्वेशन 2 नाम दिया। अभी काम पड़ेगा, पुट करो, तो y बराबर क्या बन जाएगा, a कॉस थीटा साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस a2 साइन 5 को हमने क्या नाम दिया था, a साइन थीटा कॉस के एक्स माइनस। क्लियर? देखो यहां पर साइन सी कॉस डी प्लस कॉस सी साइन डी का फॉर्मूला बनना है साइन सी प्लस डी का। तो ये रिजल्ट आएगा y बराबर a साइन के एक्स
फाई नहीं थीटा। दिस इज द नेट डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड at a point in space by the superposition of two waves। तो हमने आपसे बार बार यही कहा था कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बता रहा है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल नेट डिस्प्लेसमेंट को बता रहा है और देख सकते हो वो नेट डिस्प्लेसमेंट आया। अब जरा इन दोनों रिजल्ट्स को ध्यान दो, इस एक्सप्रेशन को और ये जो हमारे पास थर्ड इक्वेशन आई है, इस एक्सप्रेशन को गौर से एनालाइज करो, तब तुम्हें समझ में आएगी कई बातें। जैसे सबसे पहली बात, जो वेव फॉर्म इंडिविजुअल वेव्स का है, यानी कि जो नेचर, मैंने वेव फॉर्म बोला मतलब नेचर बोला, जो नेचर हमारे इंडिविजुअल वेव्स का था, जैसे कि साइन था तो हमारे पास रिजल्टेंट वेव में भी क्या आया, साइन आया। बात समझ में आई? तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये निकल के आ रहा है कि भैया जब भी सुपरपोजिशन अप्लाई होगा या दो वेव्स सुपरपोजिशन दिखा रही होंगी या कर रही होंगी, तो उनसे आने वाला रिजल्टेंट या उनसे आने वाला नेट डिस्प्लेसमेंट का नेचर सेम होगा जैसा कि इंडिविजुअल वेव्स का है। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? ये था हमारा पहला रिमार्क। आगे देखो, थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं चीजों को, तब मैं सारी बातों को कंक्लूड करूंगा एक साथ, ठीक है? और जो मैंने अभी पार्टिकल और वेव के बीच में डिफरेंस बताया है उसको भूलना नहीं, क्योंकि आगे बहुत समय तक वो तुम्हारे काम आने वाली है। देखो भैया, इक्वेशन 1 और 2 से स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड कर दो स्क्वायर करके, क्या रिजल्ट निकलेगा? a1 प्लस a2 कॉस फाई का स्क्वायर प्लस a2 साइन फाई का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2a1 a2 कॉस फाई प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं ए स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ए स्क्वायर हमें मिल जाएगा। यहाँ पर देखो a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, यहाँ पर भी हमें ए की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ए स्क्वायर बराबर आएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर 2a1 a2 कॉस फाई। ये आ गया, तो ए की वैल्यू मिल जाएगी बेटा अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर 2a1 a2 cos फाई। दैट इज नेट डिस्प्लेसमेंट, ये है नेट डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4, ये देखो नेट डिस्प्लेसमेंट बोल लो या एम्पलीट्यूड बोल लो, नेट एम्पलीट्यूड, सॉरी, दैट इज नेट एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। जो रिजल्टेंट वेव बनी है उसका नेट एम्पलीट्यूड, क्लियर है, जो कि डिपेंड कर रहा है इंडिविजुअल वेव्स के एम्पलीट्यूड पर, ध्यान देना। और साथ ही साथ एक एक्स्ट्रा टर्म है फाई का, अभी मैं फाई को एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ये फाई क्या है। आप यहां से देख सकते हैं कि फाई हमने क्या मान के रखा था, इनिशियल फेज डिफरेंस मान के रखा था कि इन दोनों वेव्स के बीच में कितना फेज डिफरेंस पहले से, तो उस पर भी ये बात डिपेंड करती है कि हमें नेट एम्पलीट्यूड कितना मिलेगा। क्लियर? आगे का बात देखो, अब एक टर्म और बचा है इसमें, उसे समझो। देखो इस वेव को ध्यान देना, y बराबर a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस थीटा दिख रहा है। a के बारे में हमने निकाल लिया, अब निकालते हैं थीटा के बारे में, फिर मैं सारे टर्म्स को कंक्लूड करूंगा। ठीक है, देखो बेटा थीटा क्या है, थीटा कैसे निकलेगा, बस इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो, बस डिवाइड, ठीक है, इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन फर्स्ट। क्या मिलने वाला है तुम्हें, जैसे डिवाइड करोगे तो तुम्हें रिजल्ट मिलेगा tan थीटा बराबर a2 साइन फाई अपॉन a1 प्लस a2 cos फाई। दिस इज द रिजल्टेंट फेज डिफरेंस बिटवीन
हाँ, रिजल्टेंट फेज डिफरेंस, बिटवीन क्या करना है, तो इसी को आप लिख सकते हो, दैट इज फेज डिफरेंस ऑफ रिजल्टेंट वेव। बात समझ में आ गई। अब मैं फाइनल कंक्लूजन देने चल रहा हूं, सारे टर्म्स को कंक्लूड करने चल रहा हूं। एक एक स्टेप हम सीखेंगे, एक एक पॉइंट सीखेंगे, ताकि आपको चीजें क्लियर समझ में आए। ठीक है, देखो बेटा, कंक्लूडिंग रिमार्क्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये हमारे आज के लेक्चर, ताकि इंटरफेरेंस, स्पेटियल इंटरफेरेंस मैंने समाप्त किया है। देखो भैया, y1 बराबर a1 साइन kx माइनस ओमेगा टी, y2 बराबर a2 साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक, ये हमारी इंडिविजुअल वेव्स थी जो किसी मीडियम में मूव कर रही थी या मीडियम में एग्जिस्ट कर रही थी। ठीक, उस पर्टिकुलर वेव का कुछ नेचर था कि अगर पता है, दैट इज वेव नंबर पता है 2 पाई बाय लैम्डा, वेवलेंथ पता चल गई, फ्रीक्वेंसी पता चल गई। जो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी हमारी इंडिविजुअल वेव्स की है, क्या वही वेवलेंथ और वही फ्रीक्वेंसी हमारे रिजल्टेंट वेव की नहीं? डायरेक्शन ऑफ मोशन भी देखो बेटा, डायरेक्शन ऑफ मोशन भी क्या है, सेम। इसका मतलब जो नेचर हमारी इंडिविजुअल वेव का है, वही नेचर हमारे किसका है, रिजल्टेंट वेव का है। तो सबसे पहला पॉइंट ये आया कि द नेचर, अब नेचर में तुम बोल सकते हो क्या सर, नेचर में के बोल दो, ओमेगा बोल दो, डायरेक्शन ऑफ मोशन बोल दो। ठीक, द नेचर ऑफ रिजल्टेंट वेव is same to that of individual waves। जो नेचर इंडिविजुअल वेव्स का है, वही नेचर हमारे रिजल्ट का है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहां से देखो, नेट एम्पलीट्यूड डिपेंड कर रहा है एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ सेकंड वेव और दोनों वेव के फेज डिफरेंस। बात समझ में आई? चलो देखो यहां पर लिखते हैं इसे, ताकि और अच्छे से क्लियर। दूसरा पॉइंट है, नेट एम्पलीट्यूड डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड्स ऑफ इंडिविजुअल वेव्स एज वेल एज इनिशियल फेज डिफरेंस फाइव। इनिशियल फेज डिफरेंस फाइव पर भी डिपेंड करता है। अब यहां से बहुत अच्छी बात निकल के आने वाली है, वो देखो। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि जो दोनों हमारी वेव्स थी इनिशियल वाले, y1 बराबर a साइन ओमेगा टी, साइन की एक्स माइनस ओमेगा टी, और दूसरी वाली y2 बराबर a2 साइन की एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, अगर इन दोनों के बीच में, ठीक है, या दोनों वेव्स हमारी इन फेज हुई, पहला बात मैं लिखने चल रहा हूं, समझना इस बात को, क्या लिख रहा हूं, इन फेज। और दूसरी बात मैं लिखने चल रहा हूं बेटा, आउट ऑफ फेज। समझो इस बात को, इन फेज और आउट ऑफ फेज क्या होती है, ताकि तुम्हें बहुत अच्छी चीजें समझ में आ जाए। देखो, जब फेज डिफरेंस की वैल्यू हमारी 0 हो, 2 पाई हो, 4 पाई हो, 6 पाई हो, तब हमारी जो वेव्स होंगी वो किसमें होंगी, इन फेज होंगी। और जब फाई की वैल्यू 180 डिग्री यानी पाई, 3 पाई, 5 पाई ऐसे हो, तब उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आउट ऑफ फेज बोलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, फिर से समझो डायग्राम से, अगर दो सुपर पोजिशनिंग वेव्स का क्रस्ट
पहले का क्रस्ट दूसरे के क्रस्ट पे पड़ रहा हो, पहले का ट्रफ दूसरे के ट्रफ पे पड़ रहा हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? इन फेज। अगर पहले का क्रस्ट दूसरे के ट्रफ पे पड़ने लगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? आउट ऑफ फेज। समझ गए? यहां पर क्या हो रहा है? क्रस्ट लाइज ऑन क्रस्ट एंड ट्रफ लाइज ऑन ट्रफ। जबकि यहां पर क्या हो रहा है? क्रस्ट लाइज ऑन ट्रफ एंड वाइस वर्सा, इसी का उल्टा। समझे? अब इसके बाद देखो कहानी। चलो कहां पहुंचे थे? इन फेज और आउट फेज की बात हो रही थी। तो मैं सबसे पहले इन फेज की कंडीशन देखता हूं, ठीक है? इन फेज की बात हो रही है जब फाई हमारे पास क्या हो? 0 हो, 2 पाई हो, 4 पाई हो और सो ऑन, इस तरीके से हो। उस केस में एम्पलीट्यूड क्या होगा? तो भैया एम्पलीट्यूड जानते ही हो, कॉस फाई क्या निकल गया? कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया? 1 मिल गया। तो एम्पलीट्यूड देखो कितना आएगा? अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, और ये कुछ और नहीं है a1 प्लस। तो एम्पलीट्यूड तुम्हारा क्या हो गया? मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। बात समझ में आई? इन फेज में जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम। आउट ऑफ फेज में देखो, क्लियर है भैया? आउट ऑफ फेज में जब फाई तुम्हारे पास पाई चल रहा हो, 3 पाई चल रहा हो, ऐसे, तो कॉस फाई की वैल्यू होगी -1, एम्पलीट्यूड की वैल्यू होगी अंडर रूट a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2, और ये वैल्यू आएगी a1 माइनस a2। यहां पर एम्पलीट्यूड हमारा क्या हो गया? मिनिमम एम्पलीट्यूड हो गया। बात समझे? तो जब फेज हमारा सेम है, यानी 0 2 पाई 4 पाई ये है, उस केस में एम्पलीट्यूड हमें क्या मिल रहा है? मैक्सिमम मिल रहा है। और इस समय ऐसे पोजीशन में जो इंटरफेरेंस होता है उसे हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं बेटा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। बात समझे? और जब हमारा एम्पलीट्यूड मिनिमम हो जाए उस केस में हम लोग इंटरफेरेंस क्या बोलते हैं? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है? तो जब हमारा फेज डिफरेंस यानी इनिशियल फेज डिफरेंस जो होगा वो हमारा इन फेज होगा, तो कंस्ट्रक्टिव नेचर का हमें इंटरफेरेंस मिलेगा, और जब आउट ऑफ फेज होगा तो डिस्ट्रक्टिव नेचर का इंटरफेरेंस मिलेगा। तो ये कंक्लूडिंग रिमार्क्स है हमारे पास, ठीक है? हाँ, अब आओ देखो, तो एक चीज और भी तुम्हें मिल चुकी है यहाँ पर, रिजल्टेंट फेज डिफरेंस कितना है? फेज डिफरेंस ऑफ रिजल्टेंट वेव, वो तो हमने यहाँ से निकाल लिया। अब मैं एक बात और निकाल लूं, इंटेंसिटी क्या होती है? ठीक है, मैक्सिमम इंटेंसिटी। क्वेश्चन भी आता है कई बार कि इंटेंसिटी का रेशियो बताओ, इंटेंसिटी का रेशियो बताओ। तो बस वही हमारा अगला कंक्लूडिंग रिमार्क होगा, जिसे हम लोग आज के लेक्चर का एंड पॉइंट भी समझ सकते हैं। देखिए, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ये प्रूफ करके दिखाया था कि जो इंटेंसिटी होती है दैट इज पावर पर यूनिट एरिया, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर। ये मैंने आपको प्रूव भी किया है, तो आप वहां पर चेक कर लीजिएगा कि हमारे पास जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला है, जो कि मैं लिख भी दे रहा हूं, दैट इज हाफ म्यू बी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैंने डेवलप किया था पिछले क्लास में, ठीक है? तो
ए स्क्वायर दैट इज एम्पलीट्यूड का स्क्वायर आ रहा है, तो ये चीज ध्यान रखना। बस मैं उसी टर्म को यूज करने जा रहा हूं। तो हमारे पास टर्म क्या आया, थर्ड पॉइंट, कंक्लूडिंग रिमार्क्स का थर्ड पॉइंट है बताइए। इसे भी हटा दे रहा हूं ताकि तुम्हें कंक्लूडिंग रिमार्क्स ही समझ में आए। देखो ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, इंटेंसिटी ऑफ वेव। ठीक है, सिंस इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ये एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के स्क्वायर होती है। ठीक है, तो अब क्या है, अगर मैं आई मैक्स और आई मिनिमम की बात करूं तो आई मैक्सिमम क्या हो जाएगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी a1 प्लस a2 के स्क्वायर के। आई मिनिमम क्या होगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी a1 माइनस a2 के स्क्वायर के। अब तुम पूछोगे सर जी ये काहे ले रहे हो, तो भैया देखो तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना है a1 प्लस a2, मिनिमम एम्पलीट्यूड कितना है a1 माइनस a2। मैं अगर इसे मैक्स लिख दूं और इसे मिन लिख दूं तो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, तो मैं वही चीज तो लिख रहा हूं। बात समझे, दोनों का रेशियो ले लो, तो दोनों का रेशियो आई मैक्स अपॉन आई मिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन खत्म हो जाएगा a1 प्लस a2 अपॉन a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। ये है हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी के बीच के रेशियो की कहानी। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा, इस पे कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो बताओ अगर उन्होंने इंडिविजुअल वेव्स का एम्पलीट्यूड दिया हो तो। ठीक, तो ये था कंक्लूडिंग रिमार्क पूरे आज के लेक्चर का। एक बार देख लो, मैं उसे एक्सप्लेन कर देता हूं दोबारा। देख लो एक बार, समझ लो, तब तक मैं पानी पी लूं। देखो फिर से समझो, कंक्लूडिंग रिमार्क्स हमारे पास क्या क्या है। सबसे पहला रिमार्क ये है बेटा कि जो नेचर तुम्हारे पास इंडिविजुअल वेव का होगा वही इस नेचर रिजल्टेंट वेव का होगा, जो कि सुपरपोजिशन के बाद मिलेगी। दूसरा, जो नेट एम्पलीट्यूड होगा वो डिपेंड करेगा एम्पलीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल वेव्स पर, इंडिविजुअल वेव के एम्पलीट्यूड पर, और साथ ही साथ उनके बीच में जो इनिशियल फेज डिफरेंस है उस पर। ठीक है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है जो तुम्हें समझना होगा। इन फेज और आउट फेज क्या होता है, इन फेज तब जब हमारे पास जो दो वेव्स हैं उनका क्रस्ट लाई करे क्रस्ट पर, ट्रफ लाई करे ट्रफ पर, मतलब उनके बीच का फेज डिफरेंस 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई इस तरीके से हो, तो ऐसे केस को हम लोग इन फेज बोलते हैं। अगर दो सुपर पोजिशनिंग वेव्स का क्रस्ट, एक का क्रस्ट दूसरे के ट्रफ या दूसरे का ट्रफ पहले के क्रस्ट पर लाई कर रहा है, ऐसे केस में जो फेज डिफरेंस होगा वो पाई, 3 पाई, 5 पाई इस तरीके से होगा, और उसे हम लोग आउट ऑफ फेज बोलेंगे। इन फेज में एम्पलीट्यूड मैक्सिमम आएगा, इसलिए उसमें इंटरफेरेंस जो होगा वो क्या कहलाएगा, कंस्ट्रक्टिव। आउट ऑफ फेज में एम्पलीट्यूड मिनिमम निकल के आ रहा है, इसलिए जो इंटरफेरेंस होगा वो कैसा होगा, डिस्ट्रक्टिव। अब इंटेंसिटी की बात कर लो, आई मैक्स और आई मिन का रेशियो कितना होगा, वो डिपेंड करेगा इंडिविजुअल वेव के एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे। इंटेंसिटी क्योंकि हम जानते हैं कि एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर प्रोपोर्शनल होती है, इसलिए हमने आई मैक्स और आई मिन निकाला और दोनों का रेशियो। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास हमारी, जहां पर मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से ये चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है। उसे सिर्फ हम मैथमेटिकली या स्टेटमेंट वाइज ना समझ लें कि बस इंडिविजुअल वेव्स का डिस्प्लेसमेंट की जोड़ दो तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आता है, बल्कि मैंने उसे एक एग्जांपल के साथ भी समझाया, बॉलिंग मशीन और वेव यानी लाउड स्पीकर के साथ। अच्छा, उस एग्जांपल में मैंने आपको एक चीज और अच्छे से क्लियर की थी कि क्यों इंटरफेरेंस फिनोमेना वेव की प्रॉपर्टी है, पार्टिकल की नहीं। पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया, और दूसरा जो मैंने रिमार्क दिया है बेटा उस चीज को ध्यान रखना कि इस ब्रह्मांड में, इस पूरे स्पेस में एक पॉइंट पर एक ही समय पर दो से ज्यादा वेव्स एग्जिस्ट कर सकती हैं, लेकिन कभी भी दो पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ये है सबसे बड़ा बेसिक डिफरेंस पार्टिकल और वेव के बीच में।
तो चलो आज की क्लास खत्म करते हैं और कल हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आपसे